ओम नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि इस संडे को जो मैं कार्डो वाला वीडियो अपलोड करने वाला था, मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था। तो उस वीडियो को मैं इस संडे अपकमिंग संडे अपलोड करूँगा और उसके बाद से सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम के रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। मेरे से कुछ सीकेडी पेशेंट ने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा, जिसका मैं स्पेशली आंसर देने के लिए ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। सवाल ये था कि पेशेंट को खाँसी जुकाम बुखार हो गया तो अब वो क्या करे? देखिए मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। अगर एक आम इंसान को खाँसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर सीकेडी पेशेंट को खाँसी जुकाम बुखार होने लग रहा है, तो उसके लिए इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। चाहे पेशेंट की सीकेडी स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या डायलिसिस ही क्यों ना चलने लग रहा हो, किसी भी स्टेज में अगर पेशेंट को वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन होने लग रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पेशेंट की रिपोर्ट के ऊपर आएगा। मेरी बात को नोट रखिएगा। बहुत से पेशेंट कई जगहों से ट्रीटमेंट लेने लग रहे होते हैं या हमसे भी जो ट्रीटमेंट लेने लग रहे होते हैं, जैसे ही सीज़न चेंज होता है, सीज़न चेंज होने की वजह से अगर उनको वायरल फीवर हो जाता है, तो उनके रिपोर्ट में पैरामीटर्स बढ़ कर के आते हैं। उनका क्रेाटिनिन बढ़ कर के आता है। नोट कीजिएगा कि ऐसा क्यों होने लग रहा है। ऐसा इस वजह से नहीं होने लग रहा है कि एकदम से आपकी किडनी ज़्यादा डैमेज हो गई है। ऐसा इस वजह से होने लग रहा होता है क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल फीवर हो जाता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मसल्स का वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। मसल्स के वियर एंड टियर ज़्यादा होने की वजह से क्रेटिनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स के अंदर में क्रेटिनिन बढ़ कर के आता है। लेकिन जैसे ही फीवर चला जाता है, तो 10-15 दिनों के अंदर में जो आपका बढ़ा हुआ क्रेटिनिन होता है, वो वापस से उसी रेंज में आ जाता है, जहाँ पर वो स्टेबल रहने लग रहा था। क्योंकि वो जो स्टेबल रेंज होती है, वो ही आपकी सीकेडी के लेवल को, आपकी सीकेडी की स्टेज को इंडिकेट करती है। फिर कुछ पेशेंट हमें ये कहते हैं कि सर हमारा क्रेटिनिन बढ़ने लग गया है, तो हमारा बढ़ने क्यों लगा और वापस से पुरानी रेंज में क्यों नहीं आने लग रहा? आपका क्रेटिनिन बढ़ने तब लगता है जब आपकी जो स्टेज होती है वो जंप मारती है। मान लीजिए आपका क्रेटिनिन कई सालों से 2 पर रहने लग रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे करके आपका क्रेटिनिन 2.5, 3, 3.5 ऐसे होने लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीकेडी की जो स्टेज थी, जो 3 थी, अब वो 4 में शिफ्ट होने लग गई है। आपकी किडनी पहले से ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तभी आपका जो क्रेटिनिन है वो एक लेवल से बढ़ने लग गया है, क्योंकि आपका आपका जीएफआर ज़्यादा डाउन जाने लग रहा है। तो मेरी इन बातों से आप 2 चीज़ समझ चुके हो। पहली चीज़ तो आप ये समझ चुके हो कि वायरल खाँसी, जुकाम, बुखार से आपका क्रेटिनिन और आपके रिपोर्ट के पैरामीटर्स बढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपका फीवर नॉर्मल हो जाएगा, आपका जो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन है वो वापस से लास्ट वैल्यू के ऊपर आकर के रुक जाएगा। दूसरी बात आप ये समझे हो कि अगर आपके रिपोर्ट के पैरामीटर्स लगातार बढ़ने लगे हैं, हर 15 दिन में आप चेक करवा रहे हो, तो आपको पैरामीटर्स पहले से बढ़ कर के आने लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीकेडी की स्टेज प्रोग्रेस करने लग गई है। आपको संभल जाना चाहिए और उसको तुरंत कंट्रोल में लाने के ऊपर वर्क करना चालू कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का वायरल खाँसी, जुकाम, बुखार या इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले नंबर पे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ, उसको प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर में ही फॉलो कीजिएगा। ये चीज़ मैं जनरल बताने लग रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट तभी मिलता है जब पेशेंट की रिपोर्ट को देख करके, पेशेंट की कंडीशन और उसके सिम्पटम्स को देख करके काढ़ा पेशेंट को सजेस्ट किया जाए और उसके अनुसार पेशेंट के वायरल फीवर को, वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जाए। फिर भी अगर कोई बंदा मेरे से कुछ सजेशन लेना चाहता है, तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि जनरली हर कोई अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो अगर आपको खाँसी होने लग रही है, तो खाँसी की कंडीशन में आपको केवल इतना सा करना है कि एक छोटा-सा मुलेठी का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसको अपने मुँह में रख कर के चूसते रहिएगा। आप इसको दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। 5-5 मिनट के लिए उसको चूसिएगा, बाद में जो फाइबर होगा, उसको आप निगल भी सकते हो या उसको आप फेंक भी सकते हो। तो मुलेठी का टुकड़ा चूसने से आपकी जो खाँसी हो रखी है, चाहे बलगम वाली खाँसी हो, चाहे सूखी खाँसी हो, उसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपको जुकाम होने लग रहा है, नाक बहने लग रहा है, तो आप अमृत धारा लेकर के आइएगा। 1 से 2 अमृत धारा की बूँदें थोड़ा-सा अपने नाक के नीचे लगा लिया, थोड़ा-सा नाक पे लगा लिया, थोड़ा-सा हाथ पे लगा कर के स्मेल कर लिया। आप इसको भी दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। इससे आपका जो नाक बहने लग रहा है, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। छींकें आनी भी आपकी बंद हो जाएँगी। तीसरी और सबसे जो मेजर चीज़ होती है, जो होता है बुखार आना। अगर आपको बुखार आने लग रहा है, तो पहले नंबर पे तो अपने पेट पे, पैरों पे, सर पे ठंडे पानी की पट्टी 20-20 मिनट के लिए दिन में 3 बार ज़रूर रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपको ये करना है कि आपको 1 इंच गिलोय, यानी कि सूखी गिलोय का टुकड़ा भी ले सकते हो या गिलोय का हर्ब भी ले सकते हो। 3 से 4 काली मिर्च, 1 से 2 लौंग, छोटा-सा अदरक का टुकड़ा, छोटा-सा हल्दी का टुकड़ा, 10 से 12 तुलसी के पत्ते। इन सभी चीज़ों को, मिश्रण को आप 400 एमएल पानी में डाल के उबालिएगा। जब 200 एमएल काढ़ा रह जाता है, तो उसको घूट-घूट करके पीजिएगा। अब इस काढ़े में एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे तो आपको ये काढ़ा दिन में 3 बार लेना है।
दूसरे नंबर पे अगर किसी की सीकेडी जो स्टेज है वो 1-2 के अंदर में है, तो डायरेक्टली 400 एमएल से 200 एमएल करके 200-200-200 यानी कि 600 एमएल दिन में 3 बार लिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के शरीर में सूजन आने लग गई है, किसी को एसाइटिस होने लग गया है, रेगुलर डायलिसिस का पेशेंट है, शरीर में पानी ज़्यादा जमा होता है, तो उसको इस काढ़े की डोज़ेज को कम करना पड़ेगा। फिर आपको 400 एमएल पानी की जगह पर 200 एमएल पानी लेना है और उसको 100 एमएल बनाना है और 100-100 एमएल दिन में 3 बार ले सकते हो। और अगर किसी को एक्सेसिव सूजन है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 200 एमएल पानी को 100 एमएल पानी बनाना है और 30-30 एमएल दिन में 3 बार लेना है। तो इस प्रकार से आपको इस काढ़े की डोज़ेज को अपनी कंडीशन के अनुसार लेकर के चलना है। यही छोटी-बड़ी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम पेशेंट को गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेने के लिए कहते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ें जनरली यूट्यूब पर बता दी जाए, पेशेंट उसका एज़ इट इज़ फ़ॉलो करता है, तो ये पता करना मुश्किल होता है कि उसकी प्रेज़ेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ये चीज़ फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। लेकिन जब पेशेंट ऑब्ज़र्वेशन में ट्रीटमेंट लेता है, तो उसकी प्रेज़ेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको काढ़ा बताया जाता है, ताकि पेशेंट को नुकसान ना हो और केवल फ़ायदा मिले। तो आप मेरी इन बताई गई बातों को ध्यान में रख कर के काढ़ों को ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत बनने लग रही है, तो आप हमारी ऑब्ज़र्वेशन में ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हमें रिपोर्ट्स और अपनी प्रेज़ेंट कंडीशन के सिम्पटम्स व्हाट्सएप मैसेज पर टेक्स्ट करके भेज सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी भेज सकते हो या इमरजेंसी में दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो। तो इस प्रकार की हेल्थ रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।